नमस्कार भाइयों और बहनों। अब हमको देखना है May 26 के डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाले सजेस्टेड आंसर्स। जैसे मैंने कल एमसीक्यू के वीडियो में कमिट किया था कि आज आपको दे दूंगा, तो मैं लेकर आया हूँ। बट शुरू करने से पहले 1 मिनट लूंगा मैं आपका। क्यों सर? कल जब बच्चों के साथ में पेपर के बाद में फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि सर 500 सीरीज 200 सीरीज ऐसे में से बहुत सारा पेपर आया है। तो पहले तो मुझे है ना घबराहट सी हो गई। मतलब मुझे समझा नहीं यार, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? मतलब मैं बकेट लिस्ट देता हूँ, बकेट लिस्ट में 500 सीरीज 200 सीरीज नहीं रखता हूँ, नीचे रखता हूँ। तो मुझे लगा कि यार मैंने कुछ मतलब गलत किया, बच्चों के साथ में मेरे वजह से मार्क्स कम नहीं आने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आज जब मैंने पेपर चेक किया तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों सर? क्योंकि अपने बकेट लिस्ट में से जो है ना 89 मार्क्स का पेपर आया है आउट ऑफ 118। मैं बोलता हूँ कि भाई 75 मार्क्स का तो पेपर इसमें से आना ही आना है। अपने पहले 3 बकेट 25 मार्क के होते हैं। 25 24 25 और 40 मार्क, 89 मार्क्स आउट ऑफ 118 पेपर आया है भाई साहब अपने 3 बकेट में से। और फिर बाकी पेपर जो है 22 और 7 मार्क, मतलब 30 मार्क के अंदर ही बकेट 4 एंड 5 है। ठीक है, तो बकेट के हिसाब से अच्छा गया है अपना सब कुछ। ये बस बताना था, बकेट के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। ठीक है सर, अब आते हैं सजेस्टेड आंसर डिस्क्रिप्टिव पार्ट के ऊपर। ठीक है सर। सर पहला क्वेश्चन है ऐसे 501 से, ऐसे 501 जो लिटिगेशन एंड क्लेम्स वाला जो पोर्शन है उसमें से क्वेश्चन आ जाता है। क्या हुआ है सर? देखो, यहाँ पे है ना एक्टिव लिटिगेशन एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा उन्होंने बोला है। हाउएवर मिनट ऑफ बोर्ड मीटिंग में एक हिंट है कि भाई पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट क्लेम कुछ तो है सिग्निफिकेंट। ठीक है, ऐसा ऐसा ब्ला 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 उन्होंने किया है। तो एंगेजमेंट पार्टनर इंसिस्टेड कि भाई सेंडिंग अ लेटर ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी टू एक्सटर्नल लीगल काउंसिल टू असेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। तो एंगेजमेंट पार्टनर बोलता है कि मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ में क्या करता हूँ, डायरेक्ट इंक्वायरी करता हूँ। मैनेजमेंट ने मना कर दिया है। ठीक है, बोलते कि ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेस वगैरह है कॉन्ट्रैक्ट में, इसकी वजह से वो लॉ फर्म वगैरह नहीं बताएगा। ठीक है, they have offered to provide comprehensive written representation confirming कि मटेरियल लिटिगेशन नहीं है कोई पेंडिंग। तो गिवन केस में तुमको क्या बोलना है कि डायरेक्ट कंफर्मेशन नहीं है, तो क्या मैनेजमेंट का WR सफिशिएंट है इन प्लेस ऑफ लीगल कंफर्मेशन? एडवाइस करो सीए रुकमा को अबाउट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स एंड रिपोर्टिंग implications इफ लीगल कंफर्मेशन इज डिनाइड। तो सर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन हालांकि 500 की सीरीज का था, बट क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि लिटिगेशन एंड क्लेम्स आइडेंटिफाई करने के लिए एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म क्या करते हैं अपन, एडिशनल नहीं सॉरी, ऑडिट के प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करेंगे अपन। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल थ्रू लेटर ऑफ इंक्वायरी इफ ऑडिटर असेसेस रोमम और ऑडिट प्रोसीजर्स इंडिकेट करते कि अदर लिटिगेशन एंड क्लेम एग्जिस्ट करते, तो अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है, एल एंड आर लॉ भाई प्रोहिबिट करता है, या लीगल काउंसिल रिफ्यूज करता है, तो अपन क्या करते हैं, फिर अपन अल्टरनेट ऑडिट के प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। और अनेबल टू ऑब्टेन साइट तो अपन मॉडिफाई कर देंगे। और WR के बारे में क्या है, obtain WR that all known actual or possible litigation and claims have been disclosed to the auditor and appropriately accounted for as per applicable FRA। सर आंसर में हमको कैसे लिखना था, ये जो है ना, ये तो सजेस्टेड आंसर के बाद में ही समझेगा, बट मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जो WR जो है ना वो सफिशिएंट है क्या, ये पूछा है। तो सफिशिएंट तो नहीं है, बट नेसेसरी है, क्योंकि यहाँ पे WR तो हमको चाहिए, तो WR तो लेकर रखेंगे, बट ये सफिशिएंट नहीं है, नेसेसरी है, चाहिए हमको। तो सफिशिएंसी के लिए अपन क्या करेंगे, अल्टरनेट ऑडिट के प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे अगर ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारा नहीं होता है तो। अगर अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर्स करके साई ऑप्टेन नहीं होता है तो मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, ये चीज तुमको अपने भाषा में वहां पे उतारनी थी। तो ये जो पोर्शन है इसमें से तुम्हारा सजेस्टेड आंसर्स में दिखेगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है सर, एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हारे डायरेक्टली मैच नहीं होते हैं किसी भी पुराने सजेस्टेड आंसर से या डायरेक्ट कंटेंट से। ठीक है, तो जो आंसर्स आएंगे, कुछ आंसर्स ऐसे आएंगे जो तुम फर्स्ट
टाइम देखोगे, मैं भी फर्स्ट टाइम देखूंगा। ठीक है सर, मैंने बस आपको बता दिया कि ये अगर ऐसा ऐसा मैच हो सकता है। ठीक है सर, 1B के बारे में बात करेंगे। 1B क्या बात करता है सर, आफ्टर बैलेंस शीट डेट बट बिफोर एफएस वर ऑथराइज फॉर इशू, उसमें से कुछ एक इवेंट हुआ है। क्या हुआ है सर, मैसिव टेक्निकल फेलियर इन द कूलिंग सिस्टम्स लेड टू स्पॉइलेज ऑफ स्पेशलाइज्ड रॉ मटेरियल वैल्यूड एट 21 CR। तो 21 करोड़ के रॉ मटेरियल में क्या हुआ है, स्पॉइलेज हुआ है, ये इवेंट ऑकर हुआ है। ठीक है, अब मैनेजमेंट ने बोला है कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, डिस्क्लोजर भी दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल इंपैक्ट भी बता दिया है और इंश्योरेंस क्लेम के बारे में भी बता दिया है। ऑडिटर क्या करता है, आफ्टर परफॉर्मिंग सब्सिक्वेंट इवेंट प्रोसीजर्स सेटिस्फाइड हो जाता है कि डिस्क्लोजर जो है उसके साथ में सेटिस्फाइड हो जाता है और कंक्लूड कर देता है कि मैटर जो है फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईएफएस, मतलब अल्टीमेटली बता दिया है कि ईएफएस में क्या हो जाएगा, ईओएम पैरा आ जाएगा। ठीक है सर, फिर डज दिस इम्पैक्ट कंफर्म दैट दिस इवेंट डज नॉट इम्पैक्ट गोइंग कंसर्न, डज नॉट इम्पैक्ट गोइंग कंसर्न, मतलब गोइंग कंसर्न का कोई इशू नहीं है। तो जो बच्चे ये गोइंग कंसर्न देख के गड़बड़ा गए, भाई बोलते गोइंग कंसर्न में से आया है, नहीं आया भाई, गोइंग कंसर्न का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बोलना है ऐसे के हिसाब से, एंड ड्राफ्ट करना है सुटेबल पैराग्राफ। तो बच्चों ने यहाँ पे गोइंग कंसर्न का डाल लिया है, ऐसा नहीं था। कैसा था सर, फिर जब अपन 560 पढ़ते हैं तो अपन क्या देखते हैं, एफएस के डेट के बाद में, ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद में, बट एफएस इशू होने से पहले अगर कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी वैसे तो नहीं होती है, बट अगर वो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को पहले पता चल जाती तो ऑडिटर ने क्या करना है, उसके ऊपर क्या करना है, डिस्कस करो मैटर मैनेजमेंट, उसको पहले पता चल जाती तो उसने मॉडिफाई किया होता, तो उस केस में अपन क्या करते, मॉडिफाई या अमेंड किया होता ऑडिट रिपोर्ट, तो उस केस में क्या करते, डिस्कस करो टीसीडब्ल्यूजे के साथ में एफएस में अमेंडमेंट होना है कि नहीं होना है, एंड इंक्वायरी करो कि वो कैसे एड्रेस करेंगे, ये देखते हैं। फिर अपन क्या करते, अगर मैनेजमेंट एफएस अमेंड करता है तो ऑडिट रिपोर्ट भी अमेंड करेंगे या फिर प्रोवाइड करेंगे ईओएम ओएम पैरा। ठीक है, मैनेजमेंट अगर अमेंड नहीं करता है तो अगर प्रोवाइड नहीं किया है तो मॉडिफाई करेंगे, प्रोवाइड कर दिया तो टीसीडब्ल्यूजी को बोलेंगे कि इशू मत करो, अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो, प्रिवेंट रिलायंस ऑन एफएस। ठीक है सर, सो रिपोर्टिंग, तो ये तो चीज हो जाती है तुम्हारा इसके केस में। अब हमको देखना है कि ये जो पैराग्राफ है वो कौन सा पैराग्राफ जाना चाहिए। तो अपन यहाँ पे क्या बात करते, ईओएम ओएम पैरा में से पैरा जाएगा, और इन्होंने बोला है कि एफएस के अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एफएस के अंडरस्टैंडिंग के लिए ईओएम आ जाता है, ऑडिट के अंडरस्टैंडिंग के लिए होता तो ओएम पैरा आ जाता। तो अपन क्या करेंगे, ईओएम पैरा डाल देंगे, ईओएम पैरा में आगे अपन सब्सिक्वेंट इवेंट ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ईओएम पैरा सब्सिक्वेंट इवेंट लिख सकते हैं, अगर आपने नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं आती। ठीक है, क्या लिखेंगे सर, वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट 28, इन्होंने दिया है ना नोट 28, तो नोट 28 में अपन अटेंशन ड्रॉ करते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करता है द इफेक्ट ऑफ स्पॉइलेज ऑफ स्पेशलाइज्ड रॉ मटेरियल ड्यू टू टेक्निकल फेलियर इन द कूलिंग सिस्टम। मतलब क्या है, ये जो अपन ने सीन है ना यहाँ पे, यहाँ से सीन अपन ने कॉपी कर लिया कि ये चीज हुई है जो नोट नंबर 28 में बताया गया है, और इसके ऊपर अपना ओपिनियन जो है मॉडिफाइड नहीं है। ठीक है सर, अब देखो सर, इन्होंने ना थोड़ा क्वेश्चन जो है ना थोड़ा अलग तरीके से पूछा है। इन्होंने पूछा है कि रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बता दो एसएस के अंदर एंड ड्राफ्ट करो सुटेबल पैराग्राफ। तो पैराग्राफ तो ड्राफ्ट किया अपन ने सुटेबल, बट इन्होंने रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऐसा स्पेसिफिक पूछा है। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए अपन को ये चीज इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और ये भी इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए, 1B 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन उन्होंने ऐसा सब कुछ आए आंसर में ऐसा देना चाहिए था, बट जो भी है थोड़ा बहुत ये आंसर थोड़ा बहुत स्लाइटली एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा सजेस्टेड आंसर के साथ में, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। फिर बात आती है कंपाइलेशन एंगेजमेंट है। कंपाइलेशन एंगेजमेंट में तुमको क्या करना है, ऊपर बहुत कुछ बता दिया भाई साहब, ये हुआ है वो हुआ है, बहुत घुमा घुमा के क्या किया है, आखिरी में तुमको ये पूछा है कि भाई डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट बता दो और बात खत्म कर दो। ठीक है, ये सब तुमको बता दिया फपट पसारा, और इनमें बस इतना बोला है कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट बता दो और खत्म करो। तो बहुत ही सिंपल से 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट तुमने बता देने थे और 4 मार्क लेकर आने थे। क्वेश्चन 1C था, सी 4 मार्क के लिए था, 4 पॉइंट है तुम्हारे पास में, 4 पॉइंट अगर लिखे तो 4 मार्क आ जाएंगे। ठीक है सर, तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, बकेट 2 में से था,
तो बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन क्वेश्चन 2A के बारे में। क्वेश्चन 2A बात करता है, देखो अभी यहाँ पे थोड़ा है ना दिमाग वाला उन्होंने पूछा है, ठीक है। एआई से बनाए कि कैसे बनाए पता नहीं, बट अच्छा है क्वेश्चन, अच्छा है। बट क्या है ना कि तुम ऐसे क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी में दे दो, सीधा एग्जाम में मत दे दो, ठीक है। आईसीआई, जय आईसीआई। एंगेजमेंट पार्टनर है, ऑब्जर्वेशन क्या आ जाता है, मैनेजमेंट ने आउटडेटेड डिस्काउंट रेट 12% का यूज किया है अगेंस्ट 8%, लीडिंग टू 2 CR का अंडर स्टेटमेंट ऑफ रिकवरेबल अमाउंट बोलो या ओवर स्टेटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस बोलो, जहां पे ऑडिटर का व्यू से ये अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट ने डिले किया है एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री रिकॉर्ड फॉर 10 days कॉजिंग एक्सटेंसिव एक्स्ट्रा एफर्ट्स ऑडिटर के लिए। तो आपको क्या बोलना है कि रीजन दे दो how each of the above constitutes a significant findings requiring communication to TCWG as per relevant cases। तो बोलते कि आप है ना रीजन दे दो कि कैसे हर एक, दोनों में से हर एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग होता है। सर ये से 260 का क्वेश्चन है, तो ये से 260 नाम वगैरह आपने लिखा, सारी चीज आपने लिखी, उसके बाद में बात करता है ये कि ये दोनों सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स कैसे है, उसका रीजन दे दो। ओ भाई साहब, ठीक है देखेंगे। और दूसरी चीज बता बोलते कि ये छोड़ के अदर कौन से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है वो भी तुम क्या करो, बता दो। तो अपन क्या देखते हैं, ऐसे 260 में चिल्ला चिल्ला के बोला है मैंने, 3 चीज हो जाती है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एंड सिग्निफिकेंट मैटर, ठीक है। 3 चीज हो जाती है। इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है आपको सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के बारे में और नीचे भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के बारे में। तो आंसर में एक तो चीज है मुझे एक्सपेक्टेड कि ये जो 5 पॉइंट है वो तो आपके आने ही आने हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो है वो तो पूरा आना ही आना है। बट इन्होंने क्या बोला है कि तुम ए रीजन दे दो कि ये जो ऊपर के 2 पॉइंट है ना वो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग कैसे होते हैं। ये नहीं बोला कि सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में आते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी में आते हैं कि कैसे आते हैं, सिग्निफिकेंट मैटर में आते हैं। उन्होंने बोला कि ये दोनों सिग्निफिकेंट फाइंडिंग कैसे है वो तुम बता दो हमको, मतलब है तो है तो है, कैसे है बता दो, ठीक है कि नहीं वो भी नहीं पूछा है तो है कैसे है बता दो। तो कैसे है, अपन कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते थे। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में पहला ही पॉइंट है कि ऑडिटर्स व्यूज अबाउट सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज एस्टिमेट्स एंड एफएस डिस्क्लोजर। सर यहाँ पे जो चीज आ जाती है आउटडेटेड डिस्काउंट रेट 12% यूज किया अगेंस्ट 8%, तो ये जो चीज है मेरे हिसाब से ये पहले पॉइंट में आ जाती है, ठीक है। सर मैं जो हूं ना बहुत रिस्क लेकर सजेस्टेड आंसर आपको देता हूँ, कोई अदर फैकल्टी ऐसे वाला देता ही नहीं है। पिछले 3-4 अटेम्प्ट में कहीं पे भी जाके चेक करो अपने कितने एग्जैक्टली मैच होते हैं। हालांकि इस अटेम्प्ट में कुछ कुछ चीजें उन्होंने बहुत ही एकदम ही नई बात पूछी है, ठीक है। बट अपन जो है ना, मैं इतना रिस्क लेकर बता देता हूँ। तो एक एक्सपेक्टेड है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, तो भाई मजा नहीं है यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, बस इतनी सी बात आती है, ठीक है। कोई और फैकल्टी नहीं करता यार, ठीक है। कोई भी इंडिया लेवल पे कहीं पे भी देखो ऐसे अगर है ना कोई इतना रिस्क लेकर अगर करता है ना, मैं बेशरम हूँ भाई ठीक है। मुझे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं सोचता हूँ कि बच्चा जब खुद से देखेगा ना तो ज्यादा गड़बड़ करेगा, मैं देखूंगा तो थोड़ा कम गड़बड़ करेगा, ठीक है। मतलब थोड़ा उसको अच्छे से कॉन्फिडेंस आएगा, इसकी वजह से मैं देता हूँ सजेस्टेड आंसर्स, ठीक है। तो बस आपका भी कुछ काम है कि सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज ऊपर वाला पॉइंट इसमें आ जाता है मेरे हिसाब से। उसके बाद में जो मैनेजमेंट ने डिले किया है तो अपन क्या करते हैं, अपन बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट फाइंडिंग में क्या आ जाता है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी भी आ जाता है। तो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज क्या है कि भाई मैनेजमेंट ने डिले किया है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, अनरीजनेबल ब्रीफ टाइम है, अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स रिक्वायर है, तो ये सब क्या है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है। सो मैनेजमेंट ने डिले किया है, ये पॉइंट सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी का है, बट सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में आ जाती है। तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, पप्पा के पप्पा दादा बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सिग्निफिकेंट डिले जो मैनेजमेंट ने किया है वो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी में आता है और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में वो तुम्हारा आ जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि ये 10 दिन है, वो है क्या एक्चुअल में डिले बाय मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट डिले है कि नहीं, ये वो नहीं पूछा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि आपको रीजन दे दो।
मतलब इन्होंने आधी चीजें करके तुमको दे दी है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो ये क्वेश्चन का पार्ट, आंसर का पार्ट होगा तुम्हारे। फिर बात आती है सर क्वेश्चन 2B के बारे में। सीए है जिसने डेजिग्नेट किया है एआई प्रोफेशनल उसके विजिटिंग कार्ड एंड लेटर हेड के ऊपर। उसके बाद में क्या किया है, उसने एडवर्टाइज किया है थ्रू राइटअप, सेटिंग आउट प्रोफेशनल सर्विसेज वो देता है। बेसिक डिटेल्स उसने बताया है, जैसे नेम, मेंबरशिप नंबर, प्रोफेशनल एड्रेस, वेबसाइट, ईमेल, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड। सर सर देखते, आगे देखते पहले, ठीक है। इन प्रोफाइल सेक्शन ऑफ राइटअप उसने और चीजें ऐड करी है। क्या क्या ऐड किया है सर? एक क्लाइंट के बारे में उसने बता दिया है, टर्नओवर फिगर्स फ्रॉम रिसेंट ऑडिट, 500 करोड़ के ऑडिटेड फाइनेंशियल्स टू शो एक्सपर्टीज इन लार्ज स्केल ऑडिट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अकाउंटेंट ऑफ द ईयर ऐसा उसको रिवॉर्ड मिला है रोटरी क्लब से, वो भी उसने मेंशन किया है। फर्म का टैगलाइन उसने मेंशन किया है, प्रिसीजन इन एवरी कैलकुलेशन, जो उसको लगता है कि उसके काम के साथ में मैच हो जाता है। कमेंट करो वेदर द एक्ट ऑफ सीए बीनीथ इज इन कंप्लायंस विद द गाइडलाइंस एंड प्रोविजंस, ठीक है सर। तो सर पहले तो राइटअप के बारे में देखेंगे। तो राइटअप के बारे में नेम दे सकते हैं, मेंबरशिप नंबर दे सकते हैं, फिर और क्या था, वेबसाइट दे सकते हैं, प्रोफेशनल एड्रेस दे सकते हैं, मेल दे सकते हैं, ठीक है सर। एम्प्लॉय की डिटेल्स दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं सर। ये लिखना नहीं है तुमको, मैं तुमको बता रहा हूँ कि जिस बच्चों को ऐसा लगा होगा कि यार ये इसमें इतना गड़बड़ किया है, इसमें जो सर्विस प्रोवाइड दिया है ना वो गड़बड़ किया है, और उसके हिसाब से बच्चे ने गड़बड़ किया है, तो ऐसा नहीं है। राइटअप में ये भी आ जाता है, एम्प्लॉय के नाम दे सकता है, डिटेल दे सकता है, ये सारी चीजें तुम राइटअप में दे सकते हो। तो ये जो पॉइंट है इसमें कुछ गड़बड़ की बात नहीं है। तो गड़बड़ की बात कहाँ पे है, ये जो 3 पॉइंट है ना उसमें गड़बड़ की बात है। तो सर इसमें क्या गड़बड़ की बात है, तो सजेस्टेड आंसर का पार्ट क्या रहेगा सर? मेरे हिसाब से एक सजेस्टेड आंसर का पार्ट रहेगा जो बात करता है कि राइटअप कैसे जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। जैसे ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल होना चाहिए, मेंबरशिप नंबर तो जाना ही चाहिए। तो ये सारे पॉइंट, ठीक है, तुमको पता है अभी। तो दिक्कत क्या है सर? तो पहला पॉइंट जो है उन्होंने दिया हुआ कि 500 करोड़ कंपनी, एक कंपनी को डिस्क्लोज किया है, ये सब किया है। तो ये जो पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे नहीं, कहाँ पे, हाँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, आई नंबर का पॉइंट, इट शुड नॉट कंटेन टेस्टिमोनियल्स, क्लाइंट के नेम्स, पास्ट, प्रेजेंट और फीस चार्ज, ये सारी चीजें नहीं जानी चाहिए। जो तुमने ये सब बड़ा चढ़ा के दिया है ना, ये चीज तुम्हारे राइटअप में नहीं जानी चाहिए थी। फिर ये जो आउटस्टैंडिंग अवार्ड वगैरह मिला है उसके लिए ये पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है। क्या बोलते हैं कि इट शुड नॉट कंटेन अचीवमेंट्स अवार्ड्स एक्सेप्ट गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी अवार्ड्स, पोजीशंस हेल्ड और एक्रीडिशंस एक्सेप्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रोटरी क्लब ने हमको कुछ कुछ दिया है, ये सब नहीं चलेगा। नहीं चालू ब्रो, नहीं चालू ब्रो, ठीक है। एंड उसके बाद में बात आती है प्रिसीजन इन एवरी कैलकुलेशन। एक कहाँ पे गड़बड़ हो जाता है सर? मोनोफ्रेजेस, मोनोग्राम एंड कैच फ्रेजेस, मोनोग्राम और कैच फ्रेजेस ये भी परमिसिबल नहीं है। तो ये जो 3 पॉइंट है, अगर आप लिखते हो कि इसके साथ में ये मैच नहीं करता है, मतलब ये तुमने नहीं करना चाहिए था, तो भाई साहब 3 मार्क आपके जेब में। तो सर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन है, 2 मार्क कहाँ पे गए? यही तो यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त। एक क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ये था कि ऊपर जो डेजिग्नेशन है ना वो आप कहीं भूल तो नहीं गए एग्जाम में। कमेंट करके बताना अगर कोई भूला है तो, क्योंकि भाई साहब नीचे गए अपन, राइटअप में घुसे, ऊपर का 2 मार्क का अपन ने गवा दिया। क्या गवा दिया सर? एआई प्रोफेशनल डेजिग्नेट किया है विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड में। गलत कर दिया ना भाई, गलत कर दिया। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपको दिया कि विजिटिंग कार्ड में कुछ और डेजिग्नेशन डाल दिया। तो सेक्शन 7 रीड विथ क्लॉज 7 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, कि वो तुम्हारा इम्प्रॉपर टू यूज हो जाता है, कि ऐसा तुमने यूज नहीं करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए 2 मार्क है, इसके लिए 3 मार्क होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ये 2 चीज आनी चाहिए थी। अगर किसी ने बस राइटअप के बारे में लिखा है, ये नहीं लिखा है, तो आपके 2 मार्क जाने के चांसेस है। यहाँ पे अगर आपने, किसी ने कुछ गलत किया है तो आपको एक आध मार्क यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। फिर ये जो डिजिटल ऑडिट छोड़ दो, ठीक है। क्या बात करता है? साइबर रिस्क, साइबर सिक्योरिटी में आइडेंटिफाई द एंटिटीज, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। जिन्होंने पढ़ा है उसको पता है, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लो। मैंने आपको क्या बोला था? रिस्क
असेसमेंट, एसेट मैनेजमेंट, गवर्नेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट, 4 वर्ड ले लो, एक एक सेंटेंस अपने हिसाब से बनाओ और बात खत्म करो। अगर किसी ने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो भाई आप बहुत सुखी इंसान हो, जिंदगी में आपसे अच्छा सुखी कोई इंसान नहीं है। अगर आपको सजेस्टेड आंसर देखना है तो ये देखो, मॉडल का कंटेंट ऐसा कैसा सजेस्टेड आंसर में चेप के आ सकता है, बट आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। एक तो ये 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है भाई, तो डिजिटल ऑडिट तो अपन वैसे भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 3 के बारे में अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन 3 क्या बात करता है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एनबीएफसी के बारे में बात करता है। इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हुआ है तो एनपीए बन जाना चाहिए था, बट इंस्टेड उन्होंने क्या किया है, वॉच लिस्ट में डाल दिया है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग माइग्रेटेड टू एनपीए कैटेगरी उन्होंने टैग किया है वॉच लिस्ट को। तो उसके बाद में इनकम जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल शेड्यूल्स के हिसाब से ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। मतलब अगर एनपीए अकाउंट हो जाता है तो अपन क्या करते हैं, उसको रियलाइज बेसिस पे अकाउंट फॉर करते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया है। फिर उसके बाद में बोर्ड ने कुछ अप्रूव किए हैं रिस्क पॉलिसीज को। डिटेल्ड ऑपरेशनल गाइडेंस एंड पीरियोडिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स वर नॉट कंसिस्टेंटली डॉक्यूमेंटेड, ये भी चीज गड़बड़ हो गई। तो असेस वेदर ये जो एनबीएफसी है इज कंप्लाइंग विद द प्रूडेंशियल नॉर्म्स, तो कंप्लाई करती है कि नहीं करती है। तो इसका सजेस्टेड आंसर जो है ना वो थोड़ा सा अलग आ सकता है जो तुमको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये तुमको सजेस्टेड आंसर में क्या करेंगे, एग्जैक्ट 1 to 1 पॉइंट मैच करके लिखेंगे। बट अपन क्या करते, अपन अपने हिसाब से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे सर, एनबीएफसी के प्रूडेंशियल नॉर्म्स वाला जो क्वेश्चन है उसको अपन चेक करेंगे, चेप के आ जाएंगे ऐसा कैसा। कैसे चेप के आ जाएंगे सर, अपन बोलेंगे कि ये सारी चीजें जो होती है ये अपन को कंफर्म करनी होती है। जैसे कि कंफर्म करो कि एनपीए से जो इनकम आता है वो रिलेशन बेसिस पे ही तुम्हारा अकाउंट फॉर हो रहा है क्या, ऐसे ऐसे चीजें यहाँ से वहां से यहाँ से वहां से अपन क्या करेंगे, मैच करेंगे। ठीक है, ये चीज हो जाती है। इसके साथ में जो है ना और एक चीज यहाँ पे थी कि ओवरड्यू हुआ है बट एनपीए बनने के लिए तुम्हारा 180 डेज वगैरह कंडीशन आ जाता है, 180 डेज 120 90 डेज जो भी चीज है। बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग माइग्रेटेड, मतलब इन्होंने मान लिया है कि 180 डेज से ज्यादा मतलब एनपीए वगैरह हो चुका है, तो इन्होंने मान लिया। तो बच्चों वहां पे मत जाओ, वो दरवाजे मत खोलो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये प्लस उसके साथ में थोड़ा इधर उधर करके श्रेष्ठ आंसर बनेगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन 3 बी के बारे में। क्वेश्चन 3 बी बात क्या करता है, ब्ला 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 उसने बात करी है, और कैरिंग आउट मनी लॉन्ड्रिंग एंड क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग ऐसा कुछ तो हुआ है जो क्लाइंट के लिए आया है, मनी लॉन्ड्रिंग का क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग के लिए। रेगुलेटर सीए को बोला है कि भाई साहब तुम डिटेल दे दो एएसपी लिमिटेड के फॉर ऑनगोइंग इंक्वायरी के लिए। contended that he was providing only taxation, GST consultancy and certification. Therefore, he was not required to keep detailed information about the company. तो क्या हुआ है सर, ये जो एडवाइजर था प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने क्या किया है, फॉर्म 15CB जीएसटी कंसल्टिंग टैक्सेशन वगैरह की सर्विस दे रहा था। और सिंपल सी बात है यार, केवाईसी नॉर्म्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, केवाईसी नॉर्म्स क्यों सर, क्योंकि हमारा और एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा ही था, देखो जीएसटी कंसल्टेशन, कंपाइलेशन, एंगेजमेंट, बाकी सब ब्ला 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 सर्विस वो देता था। ग्रुप कंपनीज इन्वॉल्व हो गई मनी लॉन्ड्रिंग में, और उन्होंने क्या किया, ओनली कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड किया है, इस वजह से इंफॉर्मेशन नहीं उसको मेंटेन करना है उसने, ऐसा उन्होंने बोल दिया है। अब दिक्कत की बात क्या है, दिक्कत की बात आंसर में है और प्रोविजन में है। ये पूरा क्वेश्चन ही दिक्कत की बात है। हालांकि उन्होंने पहले आरटीपी एमटीपी में कहीं पे तो पूछना चाहिए था और एक बार, क्योंकि मैंने क्वेश्चन समझाते समय ही आपको बोला था कि इसमें क्वेश्चन में ही दिक्कत की बात है। क्यों सर, क्योंकि क्योंकि ये जो क्लॉज है ना, वो क्लॉज क्या बात करता है, क्लॉज ये बात करता है कि आपको केवाईसी नॉर्म्स तो मैंडेटरी है एंड शैल अप्लाई इन ऑल असाइनमेंट्स पर्टेनिंग टू अटेस्टेशन फंक्शंस। तो अटेस्टेशन फंक्शन के बारे में बात करता है, बट ये क्वेश्चन में भी उन्होंने अटेस्टेशन फंक्शन नहीं दिया, कंपाइलेशन एंड कंसल्टेंसी के बारे में बात किया था। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन के आंसर में, मैं इसको रीड ओनली कर देता हूँ 1 मिनट, तो दिक्कत नहीं होगी। फिर भी इस क्वेश्चन के आंसर में आईसीआई ने क्या लिखा, देखो फाइनेंशियल इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री ग्लोबली इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट्स एंड कंप्लाई विद द केवाईसी नॉर्म्स, कीपिंग
इन द माइंड द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ सी अकाउंट प्रोफेशन, काउंसिल ऑफ आईसीआई ने ऐसे नॉर्म्स इशू किए हैं टू बी ऑब्जर्व बाय मेंबर ऑफ द प्रोफेशन हु आर इन प्रैक्टिस। इन द गिवन केस ब्ला 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 हुआ था, एंड में क्या बोला था, should have kept the following information in compliance with the KYC norms which are mandatory in nature and shall apply in all assignments pertaining to attestation functions। हालांकि इन्होंने बोला है कि अटेस्टेशन फंक्शन, बट फिर इन्होंने बोला है कि मिस्टर एफ शुड हैव केप्ट क्या इन्फॉर्मेशन, कॉर्पोरेट एंटिटी की ये वाली इन्फॉर्मेशन उसने रखनी चाहिए थी, ऐसा उन्होंने बोला है। तो मेरे हिसाब से भी क्वेश्चन तुम आपने तो सेम ही करके आना चाहिए था। ऐसे का पहला क्वेश्चन है, आपने सेम ही करके आना चाहिए था, बिना ये सोचे कि अटेस्टेशन फंक्शन है नहीं है। आप बोल दो कि भाई साहब कर दे मेंटेन, तेरा कुछ नहीं जाता है, मेंटेन कर दे, बात खत्म। जो मैंने आपको बताया था मेरे हिसाब से आंसर भी ऐसे का ऐसे ही आएगा और मार्क्स भी आपको ऐसे ही आ जाएंगे। तो मैंने जो बोला था आपको कि यार मत करो यहाँ पे झगड़ा ICI के साथ में, जो उन्होंने पहले एक क्वेश्चन का रेफरेंस आपको दिया है उसके हिसाब से नया क्वेश्चन भी आपने उसके हिसाब से ये करना है। और उसके लिए लॉजिकल रीजंस मैंने इस क्वेश्चन को जब पढ़ाया था तब मैंने आपको दिए थे, ठीक है। अदर देन अटेस्टेशन फंक्शन के लिए लॉजिक जो है वो भी मैंने आपको दिया था, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है, 3C के बारे में बात करते हैं। 3C में सिंपल सी चीज थी, क्या क्या हुआ था देखो, किसके बारे में बात करता है ये, 570 के गोइंग कंसर्न के बारे में बात करता है। लिक्विडिटी क्राइसिस हुआ था, कंपनी के करंट लायबिलिटी करंट एसेट से एक्सीड करते थे, डिफॉल्ट हुआ है इन रीपेमेंट ऑफ सर्टन बोरोइंग्स। मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है नोट्स टू अकाउंट में कि भाई साहब मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करती है। हाउएवर एफएस जो बने हैं वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे ही बने हैं, और उसके पीछे का रीजन क्या है कि मैनेजमेंट ने बोला है कि प्रपोज्ड मर्जर होने वाला है बड़े कंपनीज का, जिसके बाद में कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबलाइज हो जाएगा, तो गोइंग कंसर्न चलता रहेगा, ठीक है। एनालाइज द स्टेट ऑफ रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CA दीपा। तो ठीक है, क्वेश्चन जो है हमारे पास में सिमिलर वाला एक क्वेश्चन है। इसमें सिमिलर वाला क्वेश्चन क्या है, रिकरिंग लॉसेस वगैरह ये सब हुए थे। मतलब चीज क्या है कि मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करती है और अकाउंटिंग का बेसिस गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, तो उस केस में क्या करना है, अल्टीमेटली ये पूछा है। सर ये क्वेश्चन MTP में 26 में आया था, मतलब रिसेंटली आया था, जो मैंने अभी कुछ दिन पहले जो नए क्वेश्चंस का वीडियो डाला था वो क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है। और मैंने स्पेसिफिकली ये बोला था कि इसमें 3 पॉइंट जो है वो 3 पॉइंट जो है वो नए पॉइंट्स ICI ने आंसर में ऐड करे, ठीक है। ये देखो, ये 3 पॉइंट्स जो मैंने है ग्रीन में किए थे, वो 3 पॉइंट्स आपको स्पेसिफिकली उसमें ऐड करने थे। हालांकि ये सिमिलर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है MTP में 23 एंड दिसंबर में, जो अल्टीमेटली क्या बात करता है कि मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट किया है एंड FS में उसको रिफ्लेक्ट किया है। उसमें वो 3 पॉइंट नहीं थे, उसमें उन्होंने बस बोला था कि डिस्क्लोज किया है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन एंड आंसर का पोर्शन, इतना ही था। बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि इस अटेम्प्ट में जो ये क्वेश्चन पूछा है उसका जो आंसर रहेगा ये आंसर रहेगा, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली इसको टेस्ट किया है MTP में, ठीक है। सो क्या क्या रहेगा सर, सबसे पहले डिस्क्लोजर के बारे में बात करते हैं अपन। डिस्क्लोजर जो है वो एडिक्वेट है क्या डिस्क्लोजर, वो अपन को बताना पड़ता है, मैनेजमेंट का प्लान उसके साथ डील करने का। डिस्क्लोज करो कि क्लियरली कि मटेरियल अनसर्टनिटी है और वो एसेट को रियलाइज नहीं कर पाएंगे, डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे लायबिलिटीज को। फिर डिस्क्लोजर में 3 चीजें आ सकती है, ये 3 चीजें उन्होंने बता दी थी। एंड अल्टीमेट आंसर जो है रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला ये आ जाता है तुम्हारा, जो बात करता है कि अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दो, मर्तगो पैरा दे दो, जिसमें तुम अटेंशन ड्रॉ करोगे नोट को लेकर और तुम भी बता दोगे कि ये चीज हुआ है करके। मतलब FS में मैनेजमेंट ने बता दिया और साथ में तुम भी बता दोगे ऑडिट रिपोर्ट में, ये चीज आ जाती है अनमोडिफाइड ओपिनियन गोइंग कंसर्न मर्तगो पैरा, ठीक है सर। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि बस ये 3 पॉइंट भी आंसर का पार्ट रहेंगे। एक क्यों बोल रहा हूँ ऐसा एक करके, क्योंकि अगर जो पेपर चेकर है उसको ज्यादा समझ नहीं आती है, वो देखेगा अच्छा कितने पॉइंट है, ये इतने इतने पॉइंट है, तो इसमें से कितने लिखे है, ये 2 लिखे, ये लिखा है 3 नहीं लिखे, तो अच्छा चलो 1-2 मार्क काट देते, 3 मार्क। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, बस और कुछ नहीं था, ठीक है। एक्स्ट्रा लिखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आपने ये 3 पॉइंट लिखे तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इसकी 1-2 मार्क आपके कट हो सकते हैं, ठीक है। बट टेंशन मत ले लो, बहुत सारे बच्चों ने इसको नहीं लिखा होगा, ये मुझे पता है, ठीक है,
क्योंकि उस वीडियो को बहुत कम बच्चों ने देखा है, तो बस जिन्होंने भी देखा है उन्होंने किया होगा, जिन्होंने नहीं देखा है, क्योंकि मैंने लास्ट के 2-3 अटेम्प्ट से हर बार नए क्वेश्चन का वीडियो डाल देता हूँ, और उसमें से एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, ठीक है। 3 अटेम्प्ट से देख रहा हूँ मैं, बट बच्चों को सीरियसनेस नहीं है नए क्वेश्चन का। कोई बात नहीं है, अभी पेपर हो गया है तो टेंशन मत ले लो। क्वेश्चन 4A के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन 4A क्या बात करता है सर? कॉम्प्लेक्स एजम्पशंस, डीकमीशनिंग होगा, एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन ऑब्लिगेशन कुछ तो आ सकता है कंपनी को, मेजरमेंट ऑफ दिस प्रोविजन थोड़ा कॉम्प्लेक्स एजम्पशंस है उसमें, इन्वॉल्विंग लॉन्ग टर्म डिस्काउंटिंग एस्टिमेट है, कंपनी ने रिलाई किया है उसका इंटरनल सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर, मतलब कंपनी ने एम्प्लॉय किया, कंपनी का एम्प्लॉय है, उसने ये सब एजम्पशंस वगैरह बना दिए हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्वालिफाइड एनवायरमेंटल इंजीनियर वगैरह है। उसने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को मेजर करके डेवलप करके उसके मेजर्स डेवलप करके बोला है कि 15% रिडक्शन होगा प्रोविजन में, ठीक है। अब 15% उसका रिडक्शन होगा उसने बोला है, बट चीज़ ऐसा है ना कि वो जो बंदा है उसके इंसेंटिव लिंक्ड है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, तो प्रोविजन अगर कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उसका इंसेंटिव बढ़ सकता है, ऐसा पूरे क्वेश्चन का कहना है, ठीक है। मतलब दो चीज़ें है, बोलता है कि एक तो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, एम्प्लॉयड बाय एंटिटी है, मतलब उसका एम्प्लॉय है, उसका इंसेंटिव लिंक है, और उसने जानबूझ के ऐसा किया हो सकता है कि 15% रिडक्शन किया है ताकि उसका इंसेंटिव बढ़ जाए। बस इतनी सी बात है। अल्टीमेटली क्या पूछा है, ऑडिट टीम डज नॉट पजेस स्पेशलाइज इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, हमारे पास नहीं है, टू इंडिपेंडेंटली वैलिडेट टेक्निकल एजम्पशंस अंडरलाइंग रिवाइज प्रोविजन एस्टिमेट, एंड कोई कंपेरेबल एक्सटर्नल मार्केट बेंचमार्क भी नहीं है, अवेलेबल नहीं है। एनालाइज करो केस को एंड सीएम मेरा गाइड करो उसको कि वेदर टू रिलाई ऑन सीटीओज रिकमेंडेशन, वेदर की एसएस के हिसाब से। सर लगे 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 440 वोल्ट। सर मैं क्या कहता हूँ, एक तो ये चीज़ है कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम नहीं तुमको समझ रहा है, तो ऑडिटर का एक्सपर्ट आना चाहिए था, 620 में लेकर जाना चाहिए था क्वेश्चन ने, बट ऐसा नहीं हुआ है। बोलता कि कंपेरेबल नहीं है, तो ऐसे ने क्या किया है, ऐसे ने 500 में ही, ऐसे 500 की सीरीज में ही इसको निपटा दिया है। क्या बोलते हैं सर, ऐसे ऐसे भाई साहब क्या बोलते हैं, ऐसे भाई साहब ये बोलते हैं कि आ जाओ यहाँ पे। एक तो अगर आप नोट्स में जाके देखते हो, नोट्स में क्या होता है सर, 2 क्वेश्चन आ जाते मैनेजमेंट एक्सपर्ट के, और 2 क्वेश्चन के ऊपर एक पैरा आ जाता है जो दोनों क्वेश्चन में यूज करना है, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन तो नीचे वाला नहीं है कुछ काम का, ऊपर वाला क्वेश्चन जो है इस इस क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, ठीक है, जो अपने नोट्स में। बट सर मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा जो क्वेश्चन है पहले आया हुआ, जो बात करता है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट कैन नॉट बी क्वेश्चन जस्ट बिकॉज ही वॉज अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट, नो नीड टू रेज द क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, एंड उसके हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन किया था। मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो ज्यादा सूट करता है अपने क्वेश्चन को लेकर। आंसर क्या कहता है सर, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस के बारे में बात करता है, साथ में मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में बात करता है। क्या बात करता है, ब्रॉड रेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस में थ्रेटन ऑब्जेक्टिविटी, फॉर एग्जांपल सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट, सेफगार्ड से ये थ्रेट को रिड्यूस किया जा सकता है। अल्लो सेफगार्ड से इलिमिनेट नहीं किया जा सकता मैनेजमेंट एक्सपर्ट की ऑब्जेक्टिविटी को, ये चीज बोलता है। बट जब अपन ऑब्जेक्टिविटी एक्सपर्ट की चेक करेंगे तो डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ में इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप जो क्रिएट करते हैं थ्रेट को, सेफगार्ड्स इंक्लूडिंग प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स दैट अप्लाई टू द एक्सपर्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, बिजनेस, पर्सनल रिलेशनशिप, प्रोविजंस ऑफ अदर सर्विस। अल्टीमेटली क्या बोलता है, ऑडिट टीम शुड इवेल्युएट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपर्ट एंगेज बाय द एंटिटी एज threat to objectivity created by being an employee of the entity will always be present. Expert appointed by the entity cannot be ordinarily be regarded as being more likely to objective than other employees of the entity. As a result, audit partner is correct. मतलब क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि यार objectivity of expert engaged by the entity it may be relevant to discuss management and that expert एनी इंटरेस्ट रिलेशनशिप जो थ्रेट को क्रिएट करते हैं। ऊपर क्या बोलता है कि थ्रेट सच एज इंटिमिडेशन थ्रेट में बी ऑफ लेस सिग्निफिकेंस टू एन एक्सपर्ट एंगेज बाय द एंटिटी देन टू एक्सपर्ट एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी।
एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ safeguards such as quality control policies and procedures may be greater। तो कहना क्या चाहता है, एक ये आंसर में क्या कहना चाहता है कि भाई ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर तो तुमको देखना पड़ेगा, अगर कंपनी का एम्प्लॉय है तो उसके ऊपर तो भाई साहब फिर गए तुम तो इसका मतलब क्या है सर, क्वेश्चन हालांकि उन्होंने बहुत ही जनरल पूछा है, एनालाइज द केस। अरे एनालाइज क्या करे, हम बता दे क्या तुमको कि क्या हुआ है, ठीक है। एंड बोलो कि रिलाई करे कि नहीं करे रिकमेंडेशन के ऊपर, मतलब एक तो पहले तुम क्वेश्चन नहीं पूछते हो, ऐसा सीधा एग्जाम में पूछ रहे हो, अब तुम बताओ कि करे कि नहीं करे। तो अपन ऐसा थोड़ी बोलेंगे ना। अभी देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है कि बोलो कि काइंडली गाइड ऑडिट पार्टनर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिक्वायरमेंट पर्टेनिंग टू इवेल्युएटिंग द ऑब्जेक्टिविटी। ऐसा पूछो ना कि ऑब्जेक्टिविटी इवेल्युएट करना है तुमको और चीज करनी है, सीधा रिलाई करना है कि नहीं करना है बता दो। ऐसे कैसे बता दे भाई साहब हम, ठीक है। बट ठीक है कोई बात नहीं, तो आप ये चीज बता सकते हो उनको कि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ आ सकती है कि उसका एक्सपीरियंस, उसने बुक पब्लिश किए वो वाले पॉइंट्स, वो भी तो इसका पोर्शन बन सकते हैं। तो कुछ भी बन सकता है इसका आंसर, आईसीआई जो बोलेगा सजेस्टेड आंसर वो होगा। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से होना चाहिए आंसर कि ऑब्जेक्टिविटी को लेकर, थ्रेट को लेकर फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो जाता है, उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट लिंक है तो रिलाई ना करे। मतलब मैं अगर आपके जगह पे होता तो मैं ऐसा लिखता कि भाई रिलाई मत करो, ठीक है। सजेस्टेड आंसर के लिए आईसीआई क्या देगा, ये आईसीआई भगवान जाने, ठीक है। आईसीआई और भगवान दोनों जाने। फिर बात करते हैं बी वाला पोर्शन, ये कौन सा बी है तुम्हारा, 4B के बारे में बात करते हैं। 4B में क्या बात करता है सर, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं। ये सब उन्होंने दिया है। अंत में क्या पूछा है, अल्टीमेटली मैनेजमेंट ने प्रोवाइड नहीं किया WR, ठीक है। किसके बारे में बात करें सर, वेंडर पार्टी, वेंडर मतलब रिलेटेड पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट बोल रहा है कि WR नहीं देंगे, जा तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। एक्सप्लेन द कोर्स ऑफ एक्शन जो उसने लेना चाहिए, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है तो WR देना, और साथ में ये भी बता कि डिस्क्लेम और विड्रॉ कब करना चाहिए तुमने। सर SRE में जाते हो, 2400 में जाते हो, WR में जाते हो तो तुमको दिखेगा कि WR मैनेजमेंट से लेना चाहिए। ये मेन मतलब WR के बारे में जब हम बता देते तो अपन जनरली क्या बता देते कि कहीं वो एक्सेप्शन में कवर नहीं होता है क्या। बट एक्सेप्शन जो है ना वो बताने के लिए तुमको पहले ये तो बताना चाहिए कि WR मस्ट है करके। तो पहले अपन बोलेंगे कि WR मस्ट है, दो चीजों में तो लेना ही चाहिए। हालांकि उसका कुछ एक्सेप्शन है कि सारे WR की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन एडिशनल WR में जो बहुत सारे पॉइंट होते हैं, GCCC ऑफ नफराज के पॉइंट जो आपको याद है, उसमें से रिलेटेड पार्टी वहां पे भी आ जाता है। तो ये जो एडिशनल WR में तुमने लेना चाहिए, ठीक है। तो ये तो लेना चाहिए, मैं आपको आंसर का फ्लो आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मैनेजमेंट क्या करता है, नॉन कंप्लाइज करता है रिप्रेजेंटेशन को लेकर, मतलब मैनेजमेंट प्रोवाइड नहीं करता है तो अपन इश्यू को डिस्कस करेंगे, रीइवेल्युएट करेंगे, इंटीग्रिटी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। लेकिन इन्होंने साथ में ये भी बोला है कि डिस्क्लेम कंक्लूजन उसका क्या भाई साहब, तो पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन में WR अगर नहीं प्रोवाइड किया है तो डिस्क्लेम भी कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है, और डाउट के बारे में एंड ये भी चीज आ जाती है, ठीक है। मतलब ये दो केस में डिस्क्लेम या विड्रॉ कर सकता है। तो ये मैंने आपको आंसर का पूरा फ्लो बता दिया। ज्यादातर सजेस्टेड आंसर का पोर्शन कहाँ पे होगा सर, ये जो आखिरी के 2 पॉइंट्स है ना बड़े वाले, इसमें होगा, और थोड़ा थोड़ा ऊपर का भी पोर्शन इन्वॉल्व हो सकता है। आइए सर क्वेश्चन 4C के बारे में बात करेंगे। 4C क्या बात करता है, लिस्टेड कंपनी टॉप 1000 मतलब BRSR का क्वेश्चन है। BRSR के प्रिंसिपल में से कौन सा मोस्ट रिलेवेंट प्रिंसिपल है वो बताओ। क्या हुआ है देखते हैं। उन्होंने सब्सटेंशियल वेस्ट को जनरेट किया है, जैसे स्लैग, डस्ट एंड केमिकल रेसिड्यूज, मेजोरिटी ऑफ विच इज डिस्पोज्ड ऑफ इन लैंडफिल्स विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब कंपनी ने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। एनर्जी कंजम्पशन जो है वो भी बढ़ चुका है लास्ट 3 इयर्स में, और वो भी कौन सा है, थर्मल कोल्ड वेस्ट थर्मल पावर वाला। तो क्या मतलब है सर, ये इस पढ़ के क्या समझ में आ जाता है आपको, सिंपल सी चीज है सर। एनवायरनमेंट को डैमेज किया, प्रिंसिपल नंबर 6, प्रोटेक्शन एंड रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट, बात खत्म ना सर। क्वेश्चन 5A के बारे में बात करते हैं। 15 अप्रैल को क्या हुआ है, आइडेंटिफाई किया उसने सीरियस डिस्क्रिपेंसी कि भाई मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ है 75 लैक्स का, जो सीनियर अकाउंटेंट ने क्या किया है, गड़बड़ किया है इसमें, ठीक है। अब चीज क्या हुआ है कि
इमटेरियल है क्योंकि कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ है, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 चीज पूछी है कि ड्यूटी करो, सीए वसु की ड्यूटी क्या है, कंपनीज एक्ट को लेकर, कारों को लेकर, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी तुमको पूछा है। तो मतलब 5 मार्क के क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी है, कंपनीज एक्ट, कारो एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कुछ कुछ याद आ रहा है सर, अपन जब 700 का सीरीज एंड कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं तो अपन क्या करते हैं, ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड 143(12) में रूल 13 के साथ में अपन पढ़ते हैं, एक तो 1 करोड़ के ऊपर वाले फ्रॉड्स, फिर पढ़ते हैं 1 करोड़ के नीचे वाले फ्रॉड्स। 1 करोड़ के नीचे वाले फ्रॉड्स के लिए ये चीज आ जाती है सर, क्या चीज आ जाती है, ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेंगे, बोर्ड इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days, और ये 3 चीजें बता देंगे। 1 करोड़ के ऊपर अपन क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला प्रोसेस था। फिर इन्होंने पूछा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के की जिम्मेदारी क्या है, तो डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट, ये भी चीज आ जाती है कि कंपनी को बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, बोर्ड रिपोर्ट में क्या करेंगे, उसको डिस्क्लोज करेंगे कि ये चीज हुई थी भाई, उसका अमाउंट, नेचर ऑफ फ्रॉड वगैरह वगैरह। कारों में क्या चीज आ जाती है सर, क्लॉज नंबर 11 फ्रॉड वाला क्लॉज था, उसमें ऑन और बाय द कंपनी का फ्रॉड जो रिपोर्ट हुआ है उसका नेचर एंड अमाउंट। 143 में रिपोर्ट हुआ है क्या, एडीटी 4 में जो गवर्नमेंट को जाता है, एंड विसल ब्लोअर के कंप्लेंट्स रिसीव हुए कि नहीं हुए। एक क्रक्स है सर, इतना तो कम से कम आना चाहिए आपके आंसर में, इसके साथ में फिर गिवन केस में क्या हुआ है वगैरह वगैरह करके सजेस्टेड आंसर बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है सर। बात आती है लिस्टेड कंपनी चीफ इंटरनल ऑडिटर है, तो इंटरनल ऑडिट का क्वेश्चन है, कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज है। हालांकि इंटरनल ऑडिटर क्या हुआ है, 3rd कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए अपॉइंट हुआ है, अनरिजॉल्व इश्यूज जो है वो रिपोर्टेड है, ये 2-3 कुछ इश्यूज रिपोर्टेड है, तो उनको अभी लिस्ट देनी है, ऑडिटर को लिस्ट देनी है करेक्टिव एक्शन जो मैनेजमेंट ने लिए है। तो उसके साथ में तुमको क्या देखना पड़ेगा सर, तुमको क्या देखना है, क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, सीए सुबह की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चीफ इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो पूछा है, और कौन सा रिपोर्ट अप्रोप्रिएट रहेगा उसका आउटलाइन कर दो, की मैटर्स, मतलब रिपोर्ट में क्या जाएंगे उसके मैटर्स को आउटलाइन कर दो। तो भाई साहब सिंपल सी चीज है, अपन क्या करते हैं, चीफ इंटरनल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग वगैरह वगैरह के लिए, प्रायर इश्यूज को क्लोज करने के लिए, हालांकि अल्टीमेट जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है, वो सब चीजें, ठीक है। बट रिपोर्ट कौन सा जाता है सर, एक्शन टेकन रिपोर्ट जाता है। तो ये सब चीजें तुम्हारे आंसर का पार्ट बनेगी ऐसे की ऐसी। अब हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ड्राफ्टिंग अलग है, अगेन अगेन आईसीआई ने पता नहीं क्या एआई से जनरेट किया है, कैसे किया है, क्या चेक करना चाहता है वही नहीं समझ रहा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट है, एक्शन टेकन रिपोर्ट, दैट शुड बी सबमिटेड टू द ऑडिट कमिटी इन दिस सिचुएशन एंड ब्रीफली आउटलाइन द की मैटर्स दैट शुड बी कवर्ड इन सच रिपोर्ट, ठीक है। हाँ, एक तो ये चीज आ जाती है जब इनको बोलना है कि आउटलाइन करो की मैटर्स इन दैट रिपोर्ट, तो ये हो जाएगा कि ये जो 3-4 पॉइंट जो आए थे रिपोर्ट में, ये 3-4 पॉइंट आप भी लिखो आंसर में कि ये सब रिपोर्ट में जाएंगे। या तो दूसरी चीज ऐसा हो सकती है कि जो एक्शन टेकन रिपोर्ट होता है वो जब जाता है तो कैसे जाता है, उसमें क्या क्या चीज आ जाती है वो बताओ, ये 2 पॉसिबल आंसर हो जाते हैं। अब एक्शन टेकन रिपोर्ट में, ऑडिट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्शन टेकन रिपोर्ट में चीजें कैसे जाती है वो आईसीआई ने सिलेबस में तो नहीं दिया है, मॉडल में तो नहीं दिया है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो 3-4 पॉइंट है वो आप लिखो कि ये जाना चाहिए ऐसा करके, कि ये 3-4 पॉइंट ऐसे है। या तो ये जो पॉइंट है इसमें जो पॉइंट आ जाते हैं वही आईसीआई को अल्टीमेटली पूछना था कि भाई साहब ट्रैक करते हैं, प्रायर ऑडिट इश्यूज को रिपोर्ट करते हैं, पीरियोडिकली फॉलोअप लेते हैं, करेक्टिव एक्शंस लिए है कि नहीं लिए है, आउटस्टैंडिंग इश्यूज क्या है, फिर मैनेजमेंट के साथ में फॉलोअप करेंगे वगैरह वगैरह, ये आईसीआई को पूछना था। तो मेरे हिसाब से आपने ना कम से कम इतना तो चेप किया आ जाना चाहिए एज इट इज, आ जाना चाहिए था एज इट इज। उसके बाद में गिवन क्वेश्चन को उठा के लिख लो जोरदार, क्योंकि इंटरनल ऑडिट का क्वेश्चन है, चैप्टर के क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, 5 मार्क वाला क्वेश्चन है तो लिखो। ये ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें लिखो, ठीक है, ये पहले लिखो जिसमें मार्क्स तुम्हारे सिक्योर हो जाते हैं, और फिर इसमें से चेप के रख दो, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन 5 मार्क के लिए है, पॉइंट बहुत सारे हैं तुम्हारे पास में, तो 5 मार्क इसमें से ही आ जाने चाहिए मेरे हिसाब से। बट ये जो आखिरी में उन्होंने जो गड़बड़ की है ना, तो सजेस्ट आंसर में एक आध पैरा ऐड करेंगे और कुछ तो कर देंगे, पता नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो और बेहतर है। क्वेश्चन 5C के बारे में बात करेंगे सर। क्वेश्चन 5C क्या बात करता है, सर्टिफिकेट इशू किया है एक सीए ने, प्रैक्टिसिंग सीए ने, लोन को प्रोजेक्ट के लिए ही यूज किया है, ऐसा सर्टिफिकेट उसने इशू किया था, लेकिन बाद में ऐसा हो जाता है
कि समझ में आ जाता है कि ऐसा नहीं हुआ था, मतलब गड़बड़ हो गई थी, उन्होंने उस प्रोजेक्ट के लिए लोन को इशू यूज नहीं किया था, यूटिलाइज नहीं किया था। उसने एग्जामिन नहीं किया बैंक स्टेटमेंट को, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को, लाइक परचेस इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स वगैरह वगैरह, और उसने कोई लिमिटेशन अजम्पशन भी मेंशन नहीं किया सर्टिफिकेट के ऊपर। 4 महीने के बाद में समझ में आ जाता है कि किसी और पर्पस के लिए फंड्स को डाइवर्ट किया था। तो बोलो कि कमेंट करो, कमेंट करो। तो गिल्टी तो है भाई साहब, बट दिक्कत की बात इस क्वेश्चन में क्या है ना कि गिल्टी कौन से क्लॉज में है, वो दिक्कत की बात है। सर एक क्वेश्चन अपने पास ऐसा है जो सीधा सीधा बात करता है, सीधा सीधा बात करता है सर्टिफिकेट के ऊपर, सर्टिफिकेट ऑफ कंजम्पशन के ऊपर बात करता है कि सर्टिफिकेट ऑफ कंजम्पशन जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता फैक्चुअल पोजीशन, जो उसने बोर्ड मीटिंग देख के, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स देख के बस बना दिया है, बात खत्म। तो उसने चेक नहीं किया। तो आईसीआई ने नवंबर 18 में एमटीपी में इसका आंसर कैसे दिया था, क्लॉज 2 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल एंड क्लॉज 7 पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल, ऐसा दिया था। बट मैं बोल रहा हूँ ना कि ये आंसर है ना थोड़ा सा गड़बड़ है। थोड़ा सा गड़बड़ क्यों है, क्योंकि इसमें क्लॉज 8 नहीं आया, क्लॉज 8 नहीं आया, ठीक है। सो मेरे कहने से क्लॉज 7 एंड क्लॉज 8 एज पर माई नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ कि मोस्ट रिलेवेंट क्लॉजेज जो होते हैं ना कारों में, सेकंड शेड्यूल के क्लॉजेस आपको पता है कि बहक गए, इन्होंने कुछ भी बनाया है, किसमें कुछ भी डाल देते, ठीक है, सेकंड शेड्यूल के, सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 में, ठीक है, ये जब बना दिए। मेरे हिसाब से क्लॉज 7 एंड क्लॉज 8 ये दोनों थोड़े ज्यादा रिलेवेंट है। क्यों रिलेवेंट है सर, क्लॉज 7 तो ठीक है, ग्रॉसली निग्लिजेंट, ये तो आपने लिखा ही है, ये तो मुझे पता है। मैं बात कर रहा हूँ क्लॉज 8 में ना क्या हो जाता है, इन्होंने हालांकि लिखा है जो वर्डिंग है उसके हिसाब से तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मतलब एफएस के बारे में बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं करी है, बट नीचे उन्होंने आईसीआई ने मॉडल में ये भी लिखा है कि सर्टिफिकेट इज रिटर्न कंफर्मेशन ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट स्टेटेड देयर इन सीए इशूड सर्टिफिकेट विदाउट गोइंग इनटू मोस्ट elementary details or by not looking into records or by not examining evidence will be held guilty under this clause। तो मतलब क्लॉज 8 सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई हो जाएगा, तो क्लॉज 8 आना चाहिए, क्लॉज 7 तो निग्लिजेंट तो आना ही आना चाहिए, क्लॉज 2 आना चाहिए। ये क्वेश्चन का आंसर जब देखते हो तो इसमें क्लॉज 8 नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर वाला एक क्वेश्चन रखा है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन। हालांकि वो डायरेक्टली सेम नहीं है एग्जैक्टली, बट इसमें जो चीजें है क्लॉज 2 क्लॉज 7 क्लॉज 8, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे रखा है कि भाई साहब ये तीनों चीज आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी आ जाता है वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस, रिलाई नहीं करना चाहिए था, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारी चीजें, ठीक है। हालांकि क्लॉज 2 जो है ना, अगर आपको पता है तो वो भी ज्यादातर किस के बारे में एड्रेस करता है कि मान लो टैक्स कंसल्टेंट ने एफएस प्रिपेयर किया और ऑडिटर ने वैसे ही बिना देखे बिना चेक किए साइन कर दिया, उसके ऊपर आ जाता है ये मोटा मोटी। बट आईसीआई जैसे यूज कर रहा है ना क्लॉज 2 किधर भी, उसके हिसाब से इस क्वेश्चन में भी आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्लॉज 7 एंड 8 तो आना ही आना चाहिए। क्लॉज 2 आपने लिखा है तो मार्क्स कट तो नहीं करने चाहिए आईसीआई ने, नहीं लिखा है तो भी कट नहीं करने चाहिए, बट क्लॉज 2 लिखा है 278 लिखना चाहिए था, ऐसे मुझे लग रहा है अभी, ठीक है। बट आईसीआई जाने, मैंने बोला था कि प्रोफेशनल एथिक्स का कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें थोड़ा गड़बड़ रह जाता है। हालांकि और एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें थोड़ा सा गड़बड़ है आईसीआई का, बट ठीक है चले देखते हैं। क्वेश्चन 6 ही है वो, ठीक है। क्वेश्चन 6 ए के बारे में अगर बात करेंगे, फंडिंग आया है 450 करोड़ का कंसोर्शियम बैंक से। पीएफआई के बारे में बात करते हैं, ये सब छोड़ दो, पीएफआई के बारे में बात करते हैं, सीधा सीधा देखते हैं। देखो इतना फापट पसारा दिया है, एंड में पूछा है कि भाई साहब बोलो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनिंग प्रोसीजर, एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स जो पीएफआई में करनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन भाई, डायरेक्ट परोसा है आपको कटोरे में लेकर, ये लो भाई साहब, सीधा सीधा एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स पीएफआई में जो परफॉर्म करने, लिख के आ जाओ, मार्क्स लेकर आ जाओ। साथ में ये भी उन्होंने ये जो फपट पसारा दिया है ना, उसमें ये भी बोला है कि मैनेजमेंट के अजम्पशंस जो है हाइपोथेटिकल अजम्पशंस, तो ये भी उसका ही हिस्सा है, बेस्ट एस्टिमेट एंड हाइपोथेटिकल अजम्पशंस। तो यहाँ से यहाँ तक आंसर चेप के आ जाना चाहिए था। क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको एक बार अपने नोट्स में, ये भाई क्वेश्चन बैंक की बात नहीं करो, नोट्स में ही क्वेश्चन है नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट का और बकेट 2 का है। तो भाई अगर ये किसने गड़बड़ किया ना भाई, मेरे पास मत आओ फिर ये बोल के कि सर ऐसा ऐसा हुआ था, ये नहीं गड़बड़ करना था, ठीक है। क्वेश्चन 6 बी के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट इन्वेस्टिगेशन में बात करता है, क्या बात करता है, बोलता है कि भाई फिक्स एसेट के आइटम्स
बैलेंस शीट में जो होते हैं उसके लिए तुम बताओ कि कैसे चेक करना है, कंसिडरेशंस क्या होंगे। बैलेंस शीट में फिक्स एसेट में ये 4-5 पॉइंट आ जाते हैं। हालांकि आईसीआई ऐसा फपड़ पसारा करके दे देगा तुमको, बट सबका अल्टीमेटली क्रक्स यही होगा। अगर आपने इतना लिखा है तो मेरे हिसाब से 3-4 मार्क्स तो आने चाहिए आपको, क्योंकि अल्टीमेट जो भी आईसीआई देगा ना पूरा सा स्टेट आंसर, उसका क्रक्स यही है। मैं आपको बता देता हूँ, क्रक्स यही है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट और एक चीज मैं बताते बताते रह गया, क्या बता रहा था, हाँ, कि ये जो सब 4-5 पॉइंट है ना, उसमें से 2-3 पॉइंट तो मुझे पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन में ही दिखे नहीं क्या। अब देखो कि ये जो फिक्स एसेट, तो यहाँ पे लिखा है कि 15 साल से पुराना हो चुका है। फिर रीवैल्यूएशन का किधर तो था, रीवैल्यू किया है तो रीवैल्यूएशन के केस में डिप्रिसिएशन आ जाएगा, पोटेंशियल इम्पेयरमेंट का चीज क्या आ जाती है, वो चीज आ जाती है। तो इसका मतलब है कि ये चीज आपका ऐसा ही मैनेज हो सकता था, ये क्वेश्चन आपका ऐसा ही मैनेज हो सकता था अगर आपने पढ़ा है, आपको 4-5 पॉइंट पता है फिक्स एसेट को कैसे चेक करते, और आपने लिखा है तो मजा ही आ जाएगा फिर। ये क्वेश्चन प्रोफेशनल एथिक्स का है, क्वेश्चन 6C। क्या बात करता है, ऑडिट फी है 10 लाख रुपए, उसके साथ में प्रपोज असाइनमेंट है फर्दर असाइनमेंट से, टैक्स ऑडिट 5 लाख रुपए फिक्स है, वेरियस सर्टिफिकेशन 2 लाख रुपए फिक्स है, रिप्रेजेंटेशन बिफोर जीएसटी अथॉरिटी फिक्स है 4 लाख। हर जगह पे फिक्स 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 लिखा है, इसका मतलब परसेंटेज वो वाला सीन उधर नहीं जाने का था, परसेंटेज बेसिस पे फी चार्ज करेंगे उधर नहीं जाने का था, बोला है ना फिक्स फिक्स फिक्स, ठीक है। उसके बाद में तो कहाँ पे सर था कि एडवाइस करो कि एक्सेप्ट करे कि ना करे एंगेजमेंट को, असाइनमेंट को, सॉरी एंगेजमेंट को नहीं, असाइनमेंट्स को एक्सेप्ट करे कि ना करे। तो कौन रोकता है सर असाइनमेंट को, कर लो ना एक्सेप्ट। एक चीज रोक देता है, क्या रोक देता है, सीलिंग ऑफ नॉन ऑडिट फीस रोक देता है। बोलता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट फर्म ने क्या करना चाहिए, शैल नॉट एक्सीड फीस पेएबल फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिट, किसके लिए, नॉन ऑडिट फीस के लिए, मतलब ऑडिट फीस से नॉन ऑडिट फीस ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे उन्होंने बोला है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट फीस से नॉन ऑडिट फीस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो गड़बड़ की क्या बात आ जाती है सर, ऑडिट में बहुत बार क्या हो जाता है, ऑडिट और टैक्स ऑडिट साथ में लेकर चलते हैं, ठीक है। मतलब ऑडिट जब बात करते हैं ना तो टैक्स ऑडिट भी बात करते हैं, ठीक है। अब दिक्कत है कि यहाँ पे टैक्स ऑडिट काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, बस इतनी सी बात आती है। क्योंकि टैक्स ऑडिट काउंट करेंगे तो सर टैक्स ऑडिट के साथ में सर्टिफिकेशन ये सब मिलाकर 11 लाख हो जाता है, तो 11 लाख हो जाता है तो स्टैट्यूटरी ऑडिट से फीस बढ़ जाती है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पता है क्या, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि नॉन ऑडिट फीस के बारे में बात करते हैं। तो नॉन ऑडिट फीस में जब हम बात करेंगे तो टैक्स ऑडिट को हटा देंगे, क्योंकि टैक्स ऑडिट ऑडिट है वो, नॉन ऑडिट फीस में उसको काउंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कैसे होता है जनरली, आप मार्केट में जाते हो तो स्टैट ऑडिट जिसके पास होता है उसी के पास में टैक्स ऑडिट होता है, क्योंकि उन्होंने स्टैट ऑडिट में इतना सब टाइम इन्वेस्ट किया है, तो टैक्स ऑडिट किसी और को दे के मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो जब अपन नॉन ऑडिट फीस काउंट करेंगे तो टैक्स ऑडिट को छोड़ देंगे, बाकी दो चीजें हैं, सर्टिफिकेशन जीएसटी का, रिप्रेजेंटेशन, दोनों को ऐड करेंगे 6 लाख। ये 6 लाख को अपन कंपेयर किसके साथ करेंगे, स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्योंकि वहां पे तो स्टैट्यूटरी ऑडिट लिखा है। तो 6 लाख को 10 लाख के साथ में कंपेयर करेंगे तो ये तो कम है, तो अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सब मेरे हिसाब से है, इसका सही आंसर नहीं है, ना ही इसका आईसीआई ने कोई रेफरेंस दिया है पहले मॉड्यूल में, कहाँ पे भी इसका कोई रेफरेंस नहीं है। तो ये चीज है वो जो आईसीआई एक क्वेश्चन पूछ देता है ना प्रोफेशनल एथिक्स का ऐसा तगड़ा सा, तो ये वो क्वेश्चन है। तो सजेस्टेड आंसर कैसे आएगा ये मुझे नहीं पता है, बट ये जो मैंने दिया है कि मेरे हिसाब से ऐसा आना चाहिए, सारे लॉजिकल पॉइंट्स अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो मतलब क्या है सर, 15 लाख के अगेंस्ट 6 लाख ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट वर्जिंग दिया है। तो 10 लाख के अगेंस्ट 6 लाख होना चाहिए था। तो सर 5 लाख के लिए क्या करे, 5 लाख ऑडिट है तो नॉन ऑडिट फीस में इसको काउंट नहीं करेंगे, नॉन ऑडिट फीस में बाकी दो चीजें काउंट करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और ये सही होना चाहिए, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है तो सही होना चाहिए, ऐसा लग रहा है। बट आई एम नॉट श्योर फॉर दिस आंसर कि ऐसा कैसे करके क्या क्या देगा पता नहीं। बट मेरे हिसाब से अगर आपने ऐसा किया है तो निश्चिंत हो जाओ, अगर नहीं किया है आपने इसमें गड़बड़ किया है तो मैं बोलता हूँ हमेशा 7 वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर देता है। तो इसके साथ में इसीलिए ऑप्शन आईसीआई ने क्या किया है, जानबूझ के क्वेश्चन 6C में रखा है, इसको सी में रखा है कि भाई साहब आपका गड़बड़ हो जाता है कोई नहीं, और एक क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लो अगर आपको समझता नहीं है तो। बट आपका टेंशन तो देना है, तो टेंशन देना है तो एग्जाम में पूछेंगे ना डायरेक्टली, ऐसे कैसे नहीं पूछेंगे। तो एडवाइस क्या करेंगे कि भाई एक्सेप्ट कर ले, मेरे हिसाब से एक्सेप्ट कर ले भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है तुमको, ठीक है सर। तो क्वेश्चन 6C मेरे हिसाब से है ना, यहाँ पे हालांकि प्रोफेशनल एथिक्स का क्वेश्चन था,
बट ये आपका दिमाग खाएगा एग्जाम में, नहीं क्या आप एग्जाम में बैठे हो, तो मेरे हिसाब से ये नीचे वाला आपने सॉल्व करना चाहिए था, या फिर दोनों कर लो, बट इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए था, आपने फटाफट लिख लिया, नीचे वाले में ज़्यादा टाइम दे दो। क्यों सर? भाई साहब, गवर्नमेंट पीएससी ऑडिट का क्वेश्चन था, इफिशियंसी बात कर रहा है, परफॉर्मेंस ऑडिट भी बता दिया, इफिशियंसी वाली चीज भी बता दी। भाई परफॉर्मेंस ऑडिट में इफिशियंसी तुमको बता दिया है, तो और क्या चाहिए तुमको जिंदगी में, क्या चाहिए तुमको? इफिशियंसी, सारे के सारे पॉइंट याद होंगे ही होंगे भाई। अगर देखो मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ, बट किसी ने भी मेरा पीएससी ऑडिट देखा है तो उनको पता है कि मुझे पीएससी ऑडिट कितना पसंद है, कितना अच्छे से कवर किया है मैंने, कितना डिटेल में कवर किया है, और ये जो चीज़ है ना, कितना मक्खन के जैसा आपके दिमाग में बैठा दिया है मैंने। इफिशियंसी इनपुट आउटपुट रेशियो होता है कि मान लो स्टॉक आपके कंपनी में आ जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी में आना है स्टॉक को, तो प्रोक्योरमेंट करेंगे तो उसके प्रैक्टिस अच्छे चाहिए। स्टॉक आएगा तो क्या करेंगे, उसको रखेंगे, मेंटेन करेंगे, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे तो ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन, मतलब कैसा सिस्टम बना के समझाया था, याद रखने की जरूरत ही नहीं थी। इफिशियंसी बात कर देते, इनपुट आउटपुट समझ जाता है, बाकी सारे पॉइंट अपने आप आ जाते थे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको 4 मार्क आने चाहिए, इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है सर। तो दोस्तों, मस्त मक्खन के जैसा अच्छा पेपर था, एवरेज पेपर था। अ, कुछ क्वेश्चंस आईसीआई ने नए डिजाइन किए, पता नहीं आईसीआई का थॉट प्रोसेस कैसा रहा है इसके ऊपर, क्या आईसीआई कहना चाह रहा है, कैसे आईसीआई चेंज करना चाह रहा है, आईसीआई एआई का यूज़ कैसे कर रहा है। बट मेरे हिसाब से जो भी है थोड़ा अच्छा ही है, बट दिक्कत की बात ये नहीं है कि आईसीआई ऐसे पेपर निकलता है, दिक्कत की बात ये है कि आईसीआई पहले चीज़ को ये नहीं बताता है कि ऐसे करो, नहीं क्या, मतलब अगर आईसीआई को अप्रोच चेंज करना है ना, तो पहले पूरा सिस्टम के साथ में अप्रोच चेंज करो ना, ताकि हमको भी समझे कि आईसीआई क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है। तो ये बहुत गड़बड़ की बात है मेरे हिसाब से। गड़बड़ की बात ये नहीं कि पेपर कैसे निकालता है, गड़बड़ की बात ये है कि आप बताते कुछ और हो, करते कुछ और हो। ऐसा मत करो, बताओ ना, डिफिकल्ट निकालना है निकालो, बट पहले बता दो हमको कि ऐसा करते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड है आपसे, ठीक है। मतलब क्या क्या करे यार एक इंसान, ठीक है। तो पेपर एवरेज था, हालांकि ऐसे थोड़ा भटक गया था, 500 सीरीज अचानक से 3-4 अटेम्प्ट के बाद में लेकर आया, बट एक दो क्वेश्चन ही एक्स्ट्रा थे, ज्यादा कुछ गड़बड़ की बात नहीं थी। बकेट लिस्ट मैंने आपको दिखा दिया है, निश्चिंत हो जाइए। मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चे इस केस में पास हो जाएंगे, हालांकि एएफएम में तो बात ही नहीं करेंगे एएफएम के बारे में। तो बस यही था। एक चीज है यार, सब्सक्राइब कर लो ना यार, सब्सक्राइब करो, इतने बच्चे देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, क्या यार मुझे समझ में नहीं आता है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तुमको तो फ्री में ही है ना यार, तुमको क्या देखना है, ठीक है। तो मई 26 के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।